हाँ, अब हमें स्टार्ट करो। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ, चलो अच्छा, हीरा ये जो ऐड करो। एक डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करूंगी आपको, इसके एंड पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी हुमा के साथ। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्री एक देख लेना तो आपको, मेरा ख्याल है, उस ग्रेट डिप्रेशन पे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री नहीं है, 58 to 60 मिनट्स की है, 1 आवर लॉन्ग। तो वो आप लोग देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बैकग्राउंड था, कौन कौन सा प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व था, कौन कौन सी टर्म्स आई। अच्छा हुआ ये था ना कि मॉर्गेज, अभी मैंने पहले क्लियर किया कि लिबर्टी बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को देखते हुए, लिबर्टी बॉन्ड्स को देखते हुए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आगे थे, और ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे जो लेकर आए थे। अब ये जो वॉल स्ट्रीट है ना, इसको आपने मेन, जैसे सर आफ्ताब कहते हैं ना, आपने जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपने मेंशन करने हैं, उसमें वॉल स्ट्रीट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में ना आपके सारे बैंकिंग सेक्टर बैठा हुआ है जो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज की काम शाम करता है। तो बैंक्स ने ना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था मॉर्गेजेस का। मॉर्गेजेस ये थे कि आप बैंक से बोरो करेंगे और उसकी कोई लिमिट नहीं सेट की थी। अभी आप पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को देख लें तो आपके पास एक लिमिट सेट होती है, उसके ऊपर प्रॉपर एक ना परफॉर्मा होता है जो आपने बताना होता है कि आपकी इतनी अर्निंग है और आप इतना लोन ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बैंक आपको बताते हैं। वहां पे क्या हुआ था कि उन्होंने ये मॉर्गेजेस का सिस्टम तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन उन्होंने लिमिट नहीं बताई थी कि कौन बंदा क्या लोन ले सकता है। तो जो आम बंदे भी थे ना, अब उस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि जो इवन शू पॉलिशर जो करते थे ना, जो स्ट्रीट में रोड साइड पे, उन्होंने भी बोरो करना शुरू कर दिया था। वो होता क्या था कि इतना ज्यादा कौन कि आप मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज कभी नीचे आई नहीं थी, इतना टाइम, काफी टाइम गुजर गया था। तो वो स्टॉक एक्सचेंज कभी भी नीचे नहीं आई थी। स्पेकुलेशंस इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि हर बंदा जो है ना चाहता था कि मैं वहां पे वो करूं। तो एट द एंड क्या हुआ कि लोगों ने अब फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं हूँ और मुझे पता है कि इस बैंक में मैं अगर इन्वेस्ट करूंगी, यहाँ से मैं बोरो करूंगी और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे इतने पैसे आ जाएंगे, मैं इसका लोन जो है ना आराम से उतार दूंगी। तो इसी तरह लोग वहां पे लोन लेना शुरू हो गए और उन्होंने स्टॉक मार्केट में वो डिपॉजिट करना शुरू कर दिए, वहां पे शेयर खरीदना शुरू कर दिए। तो जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया ना, तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोन लिए हुए थे और बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में। तो जिस तरह मार्केट शेयर डिक्रीज होना शुरू हुआ ना, तो लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो, अब हम लोग वो लोन किस तरह से पे बैक करेंगे। जब वो लोन पे बैक नहीं हुआ तो बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, और जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन 30,000 बैंक्स जो थे अक्रॉस यूएस वो बंद हो गए थे। और गवर्नमेंट का इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल था। उसमें भी एक जो पॉलिटिशियन था ना, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे केल्विन केल्विन आई गेस, कोई आगे नाम है मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उस उनके साथ ना ये वॉल स्ट्रीट का एक बैंक है, बहुत फेमस बैंक है, जेपी मॉर्गन बैंक, ठीक है। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना, इनकी उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब दोस्ती थी। तो ये क्या करते थे, ये जो इस बैंक के जो प्रेसिडेंट थे ना, ये जो वो प्रेसिडेंट होता था ना, जो भी सिटिंग प्रेसिडेंट होता था, उनको एतमाद में ले लेते थे, ठीक है। एतमाद में इसलिए लेते थे कि उनको पता चलता था कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज किस तरह की चल रही हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द बैंक सेक्टर। तो उन्होंने ना उनको इतना, प्रेसिडेंट्स को एतमाद में ले लिया कि आप टेंशन ना लें, हम लोग इकोनॉमी को ऐसे सेट करेंगे कि आप जो है ना वाह वाह करेंगे। और आप वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना तो मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि किस तरह से इकोनॉमी डेवलप करी थी यूएस की। हर बंदा खुश था, हर सेक्टर डेवलप कर रहा था। मूवीज, ये हॉलीवुड जो डेवलप हुआ है ना, ये उस टाइम में डेवलप हुआ है। और ये जो मोटर्स, जितनी भी ऑटोमोटिव्स कंपनीज हैं ना यूएस की, ये उस टाइम में डेवलप हुई हैं। तो आप सोचेंगे कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी लोगों की, कि लोगों ने इस तरह से स्टार्ट कर दिया था वहां से। तो बेसिकली पर्पस ये था टू सम इट अप कि लोगों ने बोरो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी कि आप लिमिट
अनलिमिटेड बोरोइंग कर सकते हैं बैंक से, और वो जब अनलिमिटेड बोरोइंग करना हो गए और स्टॉक मार्केट में फेंकना शुरू हो गए पैसे, तो स्टॉक मार्केट भी नीचे चलेगी, वो पे बैक भी नहीं कर सके लोन, और बैंकिंग सेक्टर जो था वो कोलैप्स हो गया। ये मॉर्गेज का बेसिक था, और जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, लोग वर्ल्ड वाइड था, क्योंकि बैंक जो होते हैं ना, वहाँ पे एक एरिया की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, याद रखिएगा। वहाँ पे ब्रिटेन की भी इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पे यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट थी, डिफरेंट कंपनीज वहाँ पे थी इन्वेस्टर्स। तो में जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन का आखिर इफेक्ट क्या आए थे। कागज पर मैंने बाद में लिखे, उधर भी फिर हम लोग ऐड करते जाएंगे। अच्छा, फिर इसमें एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है मार्जिन। मार्जिन पे स्टॉक्स लिए हुए थे लोगों ने, ये जो अभी बात की हुई है इन्होंने, हिरा ने, ठीक है, कि हर कोई जो है उन्होंने क्या किया हुआ था, लोन्स लिए हुए थे। ये शू पॉलिश वाला भी उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो इनके पास जाहिर सी बात है कोई अपने पैसे तो होंगे नहीं, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब होता है कि लोन्स पे जो आप बैंक से लोन लेते हो और फिर जो है वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वो पैसे, तो उसको हम लोग इस किस्म की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि मार्जिन पे लोगों ने स्टॉक्स जो है वो खरीदे थे, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ कि फिर इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ था, हाँ, कि यूएस स्टॉक प्राइसेस डिक्लाइन बाय 33%। जितने भी स्टॉक्स थे ना, उनकी जो प्राइसेस थी वो डिक्लाइन हुई थी 33%। और इस इवेंट को हम लोग कहते हैं ग्रेट क्रैश ऑफ 1929, ये स्टॉक मार्केट के क्रैश को, ठीक है। 1929 और 33% हर एक स्टॉक की जो वो थी वो 33% गिर गई थी। बैंकिंग पैनिक पे बहुत ज्यादा बात हुई है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वो हो गए थे, अभी हम लोगों ने जितनी भी बात की है वो सारा इसी में आ रहा है कि जब लोगों में अफवाह उड़ी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लो होने वाला है, तो हर कोई जा रहा था वो बैंक से क्या ले रहा था, यानी उनका कॉन्फिडेंस बैंक से गया, ठीक है। तो हर कोई जा रहा था अपने पैसे लेने जा रहा था, ठीक है, अपने पैसे। हर कोई कह रहा था कि जो मैंने पैसे आपके पास जमा करवाए थे मुझे दो, ठीक है। तो बैंक जो होता है वो अपना तो नहीं कर सकता ना, वो क्या करता है कि उन्होंने जहां जहां इन्वेस्ट किए होते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए होंगे, आपको क्या लगता है? उन्होंने क्रेडिटर्स को जो कर्जा दिया था वो सारे उधर प्रेशर डालेंगे ना कि जी आप हमें पैसे दे, ताकि हम जो पैसे हमने आपसे लिए थे, हम जो लोगों से लिए थे, हम उनको वापस कर सके। तो इधर डिपॉजिटर की तरफ से प्रेशर आया बैंक्स के ऊपर, उन्होंने बैंक से पैसे मांगे कि जी पैसे दे हमारे। और बैंक्स ने जहां जहां लोगों को कर्ज दिए थे, डेट्स दिए थे क्रेडिटर्स पे, उन्होंने क्या बोझ डाला वहां से। इस तरह ये पूरा एक पैनिक क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको बैंक सॉल्वेंसी का लफ्ज अगर आपने किधर सुना हो, बैंक सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर बैंक के पास इनफ पैसे मौजूद हो, कि अगर कोई आ जाए ना और वो उससे पैसे मांगे तो वो उसको आराम से दे दे, इसको हम कहते हैं बैंक सॉल्वेंट है, ठीक है। बैंक सॉल्वेंट है, बैंक के पास पैसे हैं, आराम से स्टेबल बैंक है, ठीक है उसने। तो अब आप ये सोचते होंगे कि हम बैंक में रखवाते हैं, ठीक है, तो वो बैंक जाहिर सी बात है उसको हमेशा अपने लॉकर में जमा करके तो नहीं रखता, उसको इन्वेस्ट करता है इधर उधर। और एकदम से लोग जाए और उसे कहे कि जी हमें पैसे दे, तो इससे तो बैंक के ऊपर प्रेशर आएगा। और इसी तरह होता है कि अगर हैस्टली लिक्विडेशन अगर आप लोग करें ना, लिक्विडेशन का मतलब है लिक्विड सॉल्वेंट से निकला है ना, हैस्टली लिक्विडेशन किसी भी अच्छे खासे सेहतमंद बैंक जो होते हैं ना उस पे भी वो असर डालता है, ठीक है। सही सही है। तो ये जितने सॉल्वेंट बैंक्स होते हैं ना, जिनके पास, सॉरी आई एम सो सॉरी, मेरे खराब हो रहा है। मैं इसमें ऐड करूं? बिल्कुल ऐड करो शादा। बेसिकली सॉल्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि एबिलिटी टू पे बैक, ठीक है। यानी जब भी आपसे क्रेडिटर डिमांड करे या आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए इन्वेस्टमेंट का, कि हमने इतने क्योंकि आप जब बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए आप करते हो। कुछ अकाउंट्स होते हैं जब आप कभी भी विदड्रॉ कर सकते हो, कुछ पे लिमिट्स होती हैं कि आपने 3 to 5 years अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी ही रखनी है। तो अब जब वो टाइम आता है पे बैक करने का, तो सॉल्वेंसी बैंक्स का कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो बैंक कि ये एबिलिटी हो कि टाइम आने पे वो डिपॉजिटर को उसके पैसे जो है वो पे बैक कर सके, ये पे बैक एबिलिटी होती है। तो बैंकिंग पैनिक्स के अंदर बैंक पब्लिक कॉन्फिडेंस क्योंकि लूज होना शुरू हो गया था, तो जो लोग थे उनका ये था कि बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि दिवालिया हो जाएगा, ठीक है। अब दिवाले का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि वो जब टाइम आएगा पे करने का तो वो पे नहीं कर पाएगा, उसकी पे बैक एबिलिटी जो है वो जीरो हो चुकी होती है, यानी वो अनएबल टू पे होता है।
एट द टाइम ऑफ पेइंग बैक ना, तो वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है उसके साथ। और जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि कितनी हाँ जल्दी जो है आपने अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स परचेज किए हुए, जिस तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे, लिबर्टी बॉन्ड्स थे, शेयर्स हैं, आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये कि कितनी जल्दी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू, वो कितनी जल्दी दोबारा से कैश में कन्वर्ट होती है। दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी, कि कितनी जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट वापस कैश में कन्वर्ट हो रही है। तो वो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। लिक्विडिटी का और सॉल्वेंसी का। हाँ तो ये यही वो है कि जब लोगों ने उनसे कहा कि हमें जो है पैसे वापस करें, सारे लोग जो है वो बैंकों के पास रश करना स्टार्ट हुए, उन्होंने कहा हमें पैसे वापस दे। तो बैंक्स किधर से मांगे, उनके पास तो नहीं थे, ठीक है। तो कहते हैं कि जितनी आप जल्दी रश करेंगे ना बैंक्स के पास, तो इसी से चाहे जितने भी सॉल्वेंट बैंक हो ना, उनके पास जितने वो भी फेल हो जाते हैं। तो उस वक्त तो हालात ही खराब थे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि बाय 1930 1/5 ऑफ द बैंक्स जो है वो क्या कर गए थे, फेल्ड कर गए थे 1930s में। 1/5 ऑफ द बैंक्स, यानी हर एक गली के कोने और लोगों में बैंक्स खोले हुए थे ना, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल इनके ऊपर नहीं था। तो 1/5 ऑफ द बैंक्स जो थे वो क्या हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे। अच्छा कहते हैं कि फिर ये कब खत्म हुआ, ये बैंकिंग पैनिक्स आखिर खत्म कब हुआ? तो ये खत्म हुआ था बैंकिंग हॉलीडे जब डिक्लेयर की थी एफडीआर, फेडरिक डिलानो रूजवेल्ट ने, ऑन मार्च 6 1933। बैंकिंग हॉलीडे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बैंकिंग हॉलीडे क्या होता है और क्यों इससे खत्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसका बहुत बड़ा मैसिव जो इफेक्ट ग्रेट डिप्रेशन का आया था वो अनएम्प्लॉयमेंट पे आया था। जाहिर सी बात है, कंपनीज दिवालिया हो गई, उनके पास पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट्स उनके कोई ले नहीं रहा, तो वो कहाँ एम्प्लॉयज जो उन्होंने रखे थे वो अपने खर्चे कहाँ से कम करेंगे, एम्प्लॉयज को निकालेंगे ना नौकरी से। तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। तो 1929 पे जब ये गोल्डन एरा अभी चल रहा था, रोरिंग ट्वेंटीज का, सिर्फ 3% अनएम्प्लॉयमेंट थी। लेकिन 1933 में, कि सिर्फ 4 साल का गैप है, 25% एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। सही है। पाकिस्तान की अभी कितनी है, कितनी परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को पता है? 11 पॉइंट समथिंग कुछ है मेरे ख्याल से। और और आप ये सोचिए। इसकी एग्जांपल हुआ, तुम अनएम्प्लॉयमेंट की इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हो जिस तरह कोविड-19 का सीन चल रहा है। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। देखो कि जॉब्स नहीं है, सब कुछ बंद है, ठीक है, और कंपनीज ने अपने आप को डाउन साइज किया है। डाउन साइज का मतलब ये कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो गई है, यानी उन लोगों ने बहुत से जो लोग थे जो पहले 6 महीने पहले जो लोग ऑन जॉब्स थे वो इस टाइम निकाले जा चुके हैं, ठीक है। तो इससे भी सेम केस उस टाइम पे भी हुआ था। तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये चीजें, ये बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट आपस में सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ऊपर से लेके नीचे एंड तक जितने भी ये इफेक्ट्स ये हम आएंगे। कंपेयर करेंगे, ठीक है, हम लोग कंपेयर करेंगे कोविड के साथ, चाइना के साथ, हर जगह हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि ग्रेट डिप्रेशन में ये कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ लाइफ सेविंग्स, मैंने आपको बताया कि माइक माइक किसका है, बंद कर दे प्लीज। लॉस ऑफ लाइफ सेविंग, मैंने आपको बताया कि जितना भी उनका प्रॉफिट होता था वो क्या करते थे, वो जाके इन्वेस्ट कर देते थे स्टॉक मार्केट में, ठीक है, या फिर बैंक्स में रखवा देते। तो जाहिर सी बात है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें पैनिक आ गया। ये माइक प्लीज ऑफ कर दी। ये किन का माइक है, प्लीज प्लीज बंद करने। तैमूर आपका है, ठीक है, हो गए, नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं कहा थी, हाँ, तो लोगों ने पैसे किधर रखवाए थे, बैंक्स में रखवाए थे, और वो सारे बैंक्स दिवालिया हो गए थे। तो लोगों की जो उन्होंने पैसे रखवाए थे, वो सारी जो कल बिलियन डॉलर थे, आज जीरो उनकी वर्थ है, ठीक है। तो 25,000 नेशन जो बैंक थे वो बंद हो चुके थे। तो लाइफ सेविंग उन सब की जीरो हो गई थी। अच्छा, इसका एक दूसरा बड़ा जो साइड इफेक्ट आया वो ये था कि लोगों का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से मतलब उनका वो उठ गया था, क्या कहते हैं उसका, भरोसा जो है वो लोगों का उठ गया था।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये होता है ना कि मतलब हर कोई मतलब कोई वेलफेयर स्कीम नहीं होती है, आपके जो सोशल वो होता है ना, क्या कहते हैं, सोशल सेफ्टी नेट होता है ना, वो नहीं होता है, ठीक है। हर कोई जो है, आप लोग क्लियर है ना, मेरी आवाज सबको आ रही है? हेलो। जी जी हमारे जी जी आ रही आ है। रही है आवाज। अच्छा ठीक है, लोगों का क्या हुआ था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया था। सही है कि बस इसमें क्या था, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और मतलब कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं थी हुकूमत की तरफ से, कोई बैंकिंग के ऊपर नजरसानी नहीं थी। लेस फेयर इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं ना, कि बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, ठीक है, जिसमें हुकूमत का जीरो, मतलब हुकूमत का इंटरवेंशन वो लोग नहीं वो करते ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो सब लोगों का सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म की तरफ ध्यान वो कर रहे थे ना, वो कहते कि अगर इस वक्त हुकूमत इसको रेगुलेट कर रही होती है, और हुकूमत जो है वो उसमें वो कर रही होती, इस चीजों को देख रही होती, तो ये इतना बड़ा नुकसान हमें ना होता। तो इस ये लोगों का हो गया था, ठीक है। अच्छा, क्राइम रेट इंक्रीज क्या हुआ, जाहिर सी बात है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई थी, तो चोरियां चकारियां और सुसाइड्स और ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसके अलावा एक वो भी हुआ था, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एहतजाज होता है, क्या होता है उसको, ठीक है, लोग आए थे, वो लोग सिविल वो वॉर कर रहे थे। इंक्रीज हो गई थी वहाँ पे अमेरिका हाँ के अंदर, बिल्कुल, विद इन अमेरिका। सिविल अच्छा अनरेस्ट हो आपका गई जो थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है उसमें एक थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं। हमने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ी है और हमना ने हमें पढ़ाई थी। तो ये जो मिस्ट्रस्ट था ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, इसने लीड किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। और हम देखते हैं वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उन्होंने ग्राउंड्स पकड़े थे, मुसोलिनी जो इटली का था, फाशिज्म बहुत ज्यादा आगे थी, और हिटलर ने, तो वो क्या थे, वो नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। तो इसलिए लोग जो थे वो ट्रस्ट करना शुरू हो गए थे कि यार यूएस जैसी इकोनॉमी गिर गई है कैपिटलिज्म की वजह से, तो वो मतलब वो वाली आइडियोलॉजी सही नहीं है, तो ये जो फाशिज्म है ना ये ठीक है, नेशनलिज्म की जो बात करते हैं वो ठीक है। तो इसकी वजह से ये हिटलर को इतनी सपोर्ट मिली थी, और मुसोलिनी को, और जो स्टालिन को रशिया में इतनी ज्यादा बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल मिली। बिल्कुल यही था, बिल्कुल, होमवर्क, थैंक यू। मेरा ये एक चीज, क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछो। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि ये मतलब हमने ये जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट किया है, फिर शेयर मार्केट और ये सब, हम इन चीज़ों के जरिए मतलब हम यूरोपियन की कैसे मदद कर रहे थे, मतलब कैसे उनको कंपेल कर रहे थे कि वो आए और हमारे मतलब वो प्रोडक्ट्स जो हमने उनके लिए बनाए हुए हैं वो खरीदें। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ये सारे जो पॉलिसीज हम देखो, अपना रहे हैं कैसे उनको वो करेंगे हम लोग। उनकी जो इकोनॉमी थी, ठीक है, वो डिवेस्टेशन में जा रही थी, ठीक है, और वो लोग जो थे वो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे थे, उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, खरीदने के पैसे नहीं है। पहले तो उन्होंने जितना उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो तो खैर उन्होंने बैंकिंग इधर अमेरिका के उसमें वो खरीदा, पहले तो खुद ही खरीदा, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए, जंग चल रही थी, तो किसी तरह अमेरिका ने में अपने प्रोडक्ट तो बेचने थे ना, तो उनको पैसे किसी तरह से उनकी मॉनेटरी हेल्प कर रहे थे कि उनके पास पैसे जाए इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है, जो लिबर्टी बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, और उधर लोन्स उन्होंने वो किए ना, यूरोपियन इकोनॉमीज को लोन्स दिए, तो उन्होंने उसी लोन्स को यूज करके क्या किया कि वो प्रोडक्ट्स खरीदे। आगे फिर हम देखेंगे, यहाँ यहाँ पे समझ आ रही है ना कि किस तरह से उन्होंने फिर अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसको फिर भी कोमल, मैं सहारा ये दिया। पॉइंट क्लियर करूँ, मतलब ये किस तरह से अट्रैक्ट करा था यूरोपियंस को। बेसिकली बिल्कुल इसमें ये था कि जब आप लोगों की किसी भी कंट्री की, अभी हम जिस तरह हमने स्टार्ट में ये पढ़ा है कि यूएस की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हुई थी। जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होना शुरू होती है, तो अब करंटली एग्जांपल देखें कि अब जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, तो इमरान खान बार बार यही कहते हैं ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है तो वहां इन्वेस्टमेंट ट्रेंड बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यूएस की इकोनॉमी उस टाइम बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी थी कंपैरेटिवली यूरोपियंस, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 के ही चल रही थी, और इस वजह से। और दूसरी बात ये कि जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो वो ऑटोमेटिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। तो इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रांग होने की वजह से यूरोपियंस जो है वो अट्रैक्ट हो रहे थे, तो वो उस कंट्री के अंदर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड्स। तो जब इकोनॉमी के साथ ये डायरेक्टली लिंक करती है ना आपकी इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे यूरोपियंस उस यूएस के अंदर।
खुद यूके आई का होप। वो नहीं था। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया ना। और ये नाइला क्लियर हो गया ना, यूके का जो प्रेसिडेंट था, ये जो भी होता है ना, उन्होंने भी खुद उधर स्टॉक मार्केट में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। हाँ बिल्कुल अच्छा सही है, क्लियर है। नाइला, जी। नाइला आपने ये सेकंड टाइम क्वेश्चन किया है, और आपने ये क्वेश्चन किया है कि यूरोपियन कंट्रीज को कैसे यूएस फायदा दे रहा था, है ना? ये आपको समझ नहीं आ रही? जी जी यही। अच्छा, मैं ना एक छोटी सी इसको रियल लाइफ एग्जांपल से, एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अपने आप को करो, फर्ज करो कि तुम यूरोपियन इकोनॉमी में रहती हो, ठीक है, यूरोपियन किसी कंट्री में रहती हो, और तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है, वो यूएस में रहती है, ठीक है, और यूएस में उसकी कंपनी है। तो तुम जो हो, अब हमने देखा ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तुम जो हो बहुत ज्यादा लॉस में चली गई, लेकिन तुम्हारी जो दोस्त थी, उसकी जो इंडस्ट्री थी वो ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तो तुम अपनी दोस्त के साथ कांटेक्ट करती हो कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह किया यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएस को कांटेक्ट किया कि हम लोग, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें आपकी जरूरत है, और यूएस उस टाइम वर्ल्ड पावर था। तो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जैसे अब्बू हैं, अब्बू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सारे बच्चों को साथ साथ लेकर चलें, इसी तरह यूएस को अब्बू समझ लो, ठीक है। तो यूएस अब्बू था उस टाइम यूरोपियन कंट्रीज का, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यूरोपियन कंट्रीज को साथ साथ लेकर चले। तो यूएस ने क्या किया, अब यूएस के पास भी इतना पैसा नहीं था, उसकी भी बैंक्स में इतना पैसा नहीं पड़ा हुआ था कि वो अपने बैंक्स में से निकाल के पैसे दे देता। उसने लिबर्टी बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब तुम्हारी जो यूएस, जो तुम्हारा दोस्त है, उसने लोगों को कहा, अपने बाकी दोस्तों को कहा कि यार मुझे थोड़े थोड़े पैसे दो, मैं तुम लोगों को ना एक एक दो दो या तीन तीन महीने बाद मैं तुम लोगों को इतने पैसे वापस करूंगा, मतलब ज्यादा पैसे वापस करूंगा। तो उसने लोगों से पैसे ले लिए लिबर्टी बॉन्ड्स के थ्रू। अब वो जो पैसे थे ना, वो उसने यूरोपियन कंट्रीज को भेजना शुरू कर दिए, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो गया ना नाइला। तो तुमने क्या किया कि एक इंडस्ट्री लगा ली यूरोपियन कंट्री में, फॉर इंस्टेंस इंग्लैंड में तुमने एक इंडस्ट्री लगाई दी है, तुम्हारे पास पैसे आ गए। पैसे, जब एक इंडस्ट्री के पास पैसे आते हैं तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है ना, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो मार्केट में सेल होना शुरू होती हैं, मतलब प्रॉफिट अर्न करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था कि यूएस ने किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज को हेल्प किया। फिर तुम्हारी एक वो लाइबिलिटी थी कि तुमने अपनी दोस्त से पैसे लिए हैं तो तुमने वापस भी करने हैं। तो इसी तरह जब तुमने प्रॉफिट अर्न किया, तो तुमने जो प्रॉफिट अर्न किया तो उसके अकॉर्डिंगली उसको यूएस को वापस भेजना शुरू होगी। इसी तरह साइमल्टेनियसली यूएस की इकोनॉमी भी चलती जा रही है, तुम देख रही हो, और यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। अब क्लियर है? हाँ जी अब तो हाँ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर हो थैंक जाएगा, यू सही सो है। मच। ठीक है, तो दोनों तरफ से फायदे हो रहे हैं। यूएस ने प्लान बनाया यूरोपियन इकोनॉमी को संभाला, वो देने के लिए, और फिर यूरोपियन इकोनॉमी का जो कमाते थे वो उधर फिर वापस भी करते थे। और क्योंकि अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, प्रोडक्ट वो बनाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ये सारी चीज, तो वो चीजें गोदामों में सड़े ना तो बिके बिके, ठीक है, तो वो पैसे जो है वो यूरोपियन उधर से वो चीजें बेचते भी थे और उससे पैसे भी आ रहे थे, ठीक है, समझ आ रही है ना। अच्छा, फिर एजुकेशन, एजुकेशन पे भी इसका बहुत असर पड़ा था, क्योंकि वेलफेयर प्रोग्राम उस वक्त जो थी, हुकूमत जो थी, वो एजुकेशन और इन सब चीज़ों का वो कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता है, वो कहते हैं सेहत, एजुकेशन और ये चीज़ें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो प्राइवेट वेंचर्स के थ्रू ये जो प्राइवेट वो होते हैं ना, वो एजुकेशन सिस्टम को भी चलाते थे, ठीक है। तो क्योंकि अब प्राइवेट जो वो थे, क्या कहते हैं, कंपनीज थी, वो इस उसमें नहीं थी कि वो इनको एजुकेशन सिस्टम को चला सके, तो इससे एजुकेशन स्टैंडर्ड जो था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था, टीचर्स नहीं थे स्कूल में, और ये सारी चीजें जो थी वो हो गई थी। और इसके अलावा चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बच्चे जो स्कूल जाते थे, ठीक है, वो कहाँ चले जा रहे थे, अब वो रोटी कमाने के उसमें पड़ गए थे। अच्छा, इसका दूसरा जो साइड इफेक्ट, आठवां जो साइड इफेक्ट है, वो ड्रॉप इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, नेशनल प्रोडक्ट ये जीडीपी और जीएनपी हमें सर ने बताया था, ठीक है, किसी को याद है? हेलो,
मीटिंग खत्म एक हो में गई? नहीं नहीं है मीटिंग अभी। उसमें ये है ना कि जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट इस तरह से कि एक में जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ आप कनेक्ट करते हो बिल्कुल। और दूसरे में जो है वो आप कनेक्ट कर रहे होते हो। एक में आप जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ देख रहे होते हो ना कि उस एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो हाँ, कितनी जो ये है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और जीएनपी में विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होता। बस हाँ, ये वो डिफरेंस आपके नेशनल्स जो बाहर से कमा रहे, जो बाहर कमा रहे होते हैं ना, वो भी मिला वो के भी आप वो ऐड करते हो। हाँ, हाँ। क्योंकि इसमें जियोग्राफिकल क्योंकि बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना जीएनपी में, हाँ, और ये जीडीपी में होता है। हाँ बिल्कुल इसी तरह है। तो चूंकि अमेरिकन जो वो थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने नहीं नहीं, थोड़ा सा यार ये जीएनपी और जीडीपी में कंफ्यूजन है। जीएनपी और जीडीपी दोनों एक ही चीजें होती हैं। इसकी जो छोटी सी वो है ना डेफिनेशन, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर, ड्यूरिंग अ 1 ईयर ऑफ टाइम। ठीक है, एक बिल्कुल साल में एक कंट्री के अंदर कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप हो रहे हैं, उसको कहते हैं जीडीपी और जीएनपी दोनों। अब इसमें नो फर्क नो क्या है कि जीडीपी में ये है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है ना, उसकी उसकी जीडीपी होती है। ठीक है, आपका जो बाकी सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर होगी, इंडस्ट्रीज होगी, बाकी जो गवर्नमेंट का सेक्टर है। जीएनपी में एक चीज ऐड हो जाती है जिसमें गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है ना वो भी ऐड हो जाती हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये थोड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है, वैसे ये दोनों जो हैं वो चीजें नॉट रेवेन्यू हमेशा, इसमें रेवेन्यू नहीं आता है। ठीक है, ये आप रेवेन्यूज तो और एक्सपेंसेस कंफ्यूज कर रहे दोनों हैं। ऐड हो जाते जो हैं। हम समझे हैं ना, ठीक है, जो आप समझे वो भी थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ठीक है, हाँ हाँ जीडीपी जरूर। में ये जो आपने बताया ना कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और बिल्कुल ये सही है कि विद इन अ 1 ईयर जो भी आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन और सप्लाई और ये डिमांड और कंजम्पशन ये चेंज होता है ना 1 ईयर के अंदर, मुल्क के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, इससे जो वो आता है इसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीएनपी में आपके नेशनल्स जो बाहर कमा रहे हैं, ठीक है, ये भी इंटर हो जाते हैं। आपकी जीडीपी प्लस जो आपके नेशनल जो बाहर कमा रहे होते हैं ना, वो इंटर हो जाते हैं। लेकिन नेशनल जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि जो वहां पे वो कमा रहे हैं वो मुल्क भेजे। वो रेवेन्यू आता है ना, जब वो मुल्क वापस बेचते हैं तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। यही मैं कह रही हूँ, नहीं वो रेमिटेंसेस ठीक कहते है, हैं उसको, जो बाहर यहाँ से हाँ कंट्री से हाँ बाहर बिल्कुल, जाके ना रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस कहते हैं। रेमिटेंस। तो यही मैं कह रही हाँ हूँ कि उसमें गवर्नमेंट का जो एलिमेंट है ना वो ऐड हो जाता है जीएनपी में, कि गवर्नमेंट के जितनी भी आपके रेवेन्यूज हैं ना और एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक साल में कितने हुए हैं, तो वो जीएनपी में ऐड हो जाते हैं। बाकी जीडीपी में जो है वो गवर्नमेंट का जो एलिमेंट है वो जीएनपी हम में लोग ये ऐड होता नहीं है करते। ना कि जरूरी नहीं है कि वो जो नेशनल बाहर गया ना वो वापस भेजे भी मनी। तो जीएनपी में बाहर अगर उसने भेजे तो वो तो ठीक है, वो जीडीपी उसमें आ जाते हैं। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि वो उधर जो भी कमा रहा होता है, इरिस्पेक्टिव कि वो भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, लेकिन आपका नेशनल है और वो बाहर कमा रहा है, ठीक है, उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जीएनपी होता है। और ये इसका जो है वो नेशनल जीडीपी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि ये एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता है हमारी इकोनॉमी में अगर वो ना बेचे। समझ आ रही है ना? तो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है ना, बेसिक जो इकोनॉमी का स्टैंडर्ड होता है वो जीडीपी होता है, जीएनपी नहीं होता है। हेलो अब मैं हीरा? थोड़ा ऐड करूँ। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐड करो। सर आफ्ताब वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, और हेरा आपकी कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है। मतलब इसमें जीडीपी में जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इन्वॉल्व होती हैं हम्म कि विद इन अ कंट्री आप जो भी विद इन 1 ईयर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वो बेसिकली आपका जीडीपी होता है। और जीएनपी और जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की लिमिट नहीं होती। जो बाहर गए हुए हैं उनकी फॉरेन इनकम भी आप इंक्लूड करते हो। ये बेसिकली इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। और जीडीपी और जीएनपी में अगर ट्रू प्रेडिक्टर देखना है आपने किसी इकोनॉमी का, तो वो जीडीपी हमेशा होता है। हम हमेशा, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम चेक कर रहे होते हैं, तो जीडीपी हमेशा ट्रू प्रेडिक्टर होता है। जीएनपी की बेसिस पे हम किसी की इकोनॉमी पे हम्म। कमेंट नहीं करते कि ये ठीक जा रही है या नहीं जा रही है। तो बेसिकली ये क्योंकि दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं। अच्छा शादाबा, मुझे थोड़ा सा एक चीज पॉइंट क्लियर कर दो कि अगर कोई फॉरेनर है, यानी यहाँ से गया हुआ है कोई बाहर, तो वो आपको वापस नहीं भेज रहा, मतलब रेमिटेंसेस नहीं आ रहे और उसके अकाउंट में वो वाले पैसे नहीं है, उसके बैंक अकाउंट में,
तो फिर वो ये जीएनपी वाला फैक्टर क्या करता है, ये वो चीजें उनके अकाउंट्स में से, फॉरेन अकाउंट्स में से लेते हैं, किस तरह से कैलकुलेट होता है फिर ये? देखो मतलब सिर्फ आपका देखिए उसका रिकॉर्ड तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेनर बाहर गया हुआ यहाँ पाकिस्तान से बाहर और वो कुछ अर्न कर रहा है और फॉरेन इनकम तो ऑब्वियसली आपकी वो जब तक पाकिस्तान में रेमिटेंसेस वो नहीं भेजेगा वो तब तक ये इंक्लूड नहीं होते, लेकिन जरूरी नहीं कि हर फॉरेनर ऐसा करता हो। जो भी बाहर जाता है वो रेमिटेंसेस करता ही करता है, ठीक है, यानी वो मन और जो भी वो अर्न कर रहा है आप वो इंक्लूड करते हो, क्योंकि जीएनपी के कॉन्सेप्ट में आप जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इन्वॉल्व नहीं होती। हमेशा आप जो फॉरेनर्स बाहर गए हैं और जितना भी वो कमा रहे हैं वो भी आप अपने जीएनपी में इंक्लूड करते हो। इसीलिए जीडीपी को जो है वो ट्रू प्रेडिक्टर कहते हैं किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि विद इन बाउंड्रीज जो आप कमा रहे हो या जितने भी वहां के नेशनल्स कमा रहे हैं या जितनी भी इनकम प्रोड्यूस हो रही है गुड्स की प्रोडक्शन और कंजम्पशन और सेलिंग से, वो आप जीडीपी के थ्रू जो है वो देखते हैं। लेकिन जीएनपी में आप फॉरेन की इनकम ऐड करते हो, जो भी वो लोग बाहर कमा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो यहाँ रेमिटेंसेस के थ्रू भेजें या वो ना भेजें, वो इंक्लूड होती ही होती है कि जितना भी उन्होंने कमाया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने जीएनपी क्यू का मतलब कहा कि ड्रॉप बाय 33%, क्योंकि जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे ना उन्होंने वहां पर क्या किया था, इन्वेस्ट किया था यूरोपियन इकोनॉमी में, उन्हें बात की है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी से मतलब क्योंकि वो वहाँ पे डिवेस्टेशन की तरफ जा रही थी, तो इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे उसका फायदा उठाया और वहाँ पे क्या किया, इन्वेस्ट किया, सॉरी। तो इनकी वहां पे क्योंकि डिवेस्टेशन की तरफ जा रही थी और खुद इधर भी हालात खराब थे, तो ड्रॉप इनकी जो जीएनपी थी ना वो उसके भी हालात खराब हो गए, 33% जो थी वो ड्रॉप कर गई थी। अच्छा, हुअर वेल्स, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लेम जो है ना वो प्रेसिडेंट हुअर को देते हैं, ठीक है, क्योंकि हुअर के दौर में मिस हैंडलिंग हुई है। अगर क्योंकि वो इसका अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हुअर जो है वो जाहिर सी बात है उसके जो प्रेडिसेसर थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है वो रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन हुअर पे इंसान इसलिए कि इसने मिस कैलकुलेशन की है, इसने कहा कि जी बस ये तो दिनों में ख़त्म हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है और ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके कुछ अलग कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी से लेके हम हुअर की प्रेसिडेंसी में देखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये लोग क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, वो घरों का कॉन्सेप्ट के लोगों के घर वगैरह क्योंकि सारे क्रेडिट पे लिए हुए थे, तो जब वो वापस नहीं कर सकते तो घरों से गए, ठीक है। तो ये क्या करते थे, हुअर विल्स बन गई। हुअर विल्स का मतलब है कि झोंपड़ियों का एक पूरा शहर बन गया था, लोगों ने गत्ते वगैरह ये जमा करके अपने घर बना लिए थे, ठीक है। तो लोग जो थे वो इस प्रेसिडेंसी पे ऑपोजिशन क्या करती थी, जब छेड़खानी जो जो भी करते हैं ना वो कर रहे थे, तो वो हुअर विल्स उसको कहते थे। हुअर फ्लैग समझ आती है, हुअर फ्लैग भी एक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, आप अपने भाई से पैसे मांगते हो ना और उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो इस तरह जेब जेब उल्टी करके आपको दिखाता है कि मेरे पास होते तो दे देता ना मैं आपको, वो इस तरह करता है, ठीक है। तो हुअर, तो वो लोग क्या कहते थे, वो कहते थे चलो जी हुअर फ्लैग दिखा दिया, बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, हुअर फ्लैग इसको कहते थे। जब वो जेब उल्टी करता था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हुअर फ्लैग उसको कहते थे। हुअर ब्लैंकेट क्या होता है कि वो बेचारों के पास सर्दियों में कंबल नहीं होते थे, तो वो न्यूज़पेपर और इसके थ्रू खुद को कवर करते थे, ठीक है, इतनी गुर्बत चाह गई थी, ठीक है। तो वो न्यूज़पेपर से खुद को कवर करते थे, तो वो लोग इसको हुअर ब्लैंकेट कहते थे कि अब मजे लो हुअर ब्लैंकेट के, ठीक है। तो इस यही वजह थी कि हुअर की प्रेसिडेंसी जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वो गई और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। तो यहाँ तक इसके कॉजेज आप लोगों ने देखे, ठीक है, इसके सॉरी इफेक्ट्स देखे कि क्या क्या इफेक्ट्स आ गए थे और किस किस तरह से जो है वो इनकी इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी और लोग कहाँ तक आ गए थे। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म, इसके जो सर ने बताया था कि अपने देखने होते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ना वो इनकी सोशल लाइफ पे आए हैं, ठीक है। इनकी सोशल लाइफ क्या हुई है कि जो इनके बच्चे जब एडल्ट बन जाते तो उनको घरों से निकाल देते, यानी वही ग्रेट डिप्रेशन वाली मेंटेलिटी बनी हुई है ना, इनकी साइकोलॉजी पे असर हुआ है कि अब तुम अपने लिए खुद ही कमाओ, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो लोग फिर किधर वेटर बने होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, खुद ही कमाते हैं। अच्छा, लेट मैरिजेस या करते नहीं है
या फिर लेट होते हैं ना, ठीक है, उनका मैरिजेस और ये सोशल लाइफ मतलब ये फैमिली लाइफ पर उनका कॉन्सेप्ट उठ गया है, क्योंकि वो लोग बच्चों को बोझ समझते हैं, फैमिली को बोझ समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा होमलेसनेस और ये सारी चीजें इसमें आ गई है नेगेटिव चीजों में। अच्छा, इसकी पॉजिटिव अभी भी आप देखें तो गुर्बत जिस कदर पूरी दुनिया में जिसमें सबसे गरीब तरीन जो गरीब होंगे ना वो आपको अमेरिका में नजर आएंगे, बहुत ही उनकी खराब हालत होती है। अच्छा, इसका पॉजिटिव जो निकले हैं इस ग्रेट डिप्रेशन का पॉजिटिव, जब भी कोई इतना बड़ा डिजास्टर होता है ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो गलत पॉलिसीज होती है ना, तो वो चीजें एड्रेस की है गवर्नमेंट ने, वो चीजें उन्होंने देखी है कि कौन सी चीजें कहाँ पर है जहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो चीजें जब ठीक करते तो हुकूमत जाहिर सी बात है बाकी वो चीजें उसको देख लेती है। अच्छा, फेडरल वेलफेयर प्रोग्राम्स आए हैं, ठीक है, ये फेडरल वेलफेयर प्रोग्राम्स हम देखेंगे कि किस किस्म के प्रोग्राम आए थे। ये बूढ़ों के लिए पेंशन वगैरह और ये स्कूलिंग मुझे जुबान है, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, सॉरी इसके लिए। चाइल्ड लेबर जो है वो एबॉलिश हुई इसके लिए उन्होंने वो बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, ठीक है। 2 मिनट है, आप मीटिंग एंड कर दें और एक 5 मिनट रेस्ट कर लें, फिर हम पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट है, ऐसे खत्म कर दो मीटिंग को।